हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है, हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है, कोई झांक कर देखे उसके अंदर वो एक बार में कितना टूटता है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग आने वाले दिनों में कुछ तबीयत की खराबी की वजह से हम लोग लगातार क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, इसका कारण है तबीयत का खराब होना। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब हम लोग लगातार हैं और इस लगातार सीरीज के श्रृंखला में जिस प्रकार से हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को शुरू किया है, बिहार सीरीज की श्रृंखला को शुरू किया है आगामी एग्जामों को देखने के लिए, और झारखंड सीरीज की श्रृंखला को शुरू किया है आगामी एग्जामों को देखने के लिए, आज उसी कड़ी में बिहार सीरीज की श्रृंखला में आपके लिए संपूर्ण बिहार का आर्ट एंड कल्चर हम लाए हैं। हालांकि बिहार के आर्ट एंड कल्चर से कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जब पूछा जाता है तो मैक्सिमम इसका नॉलेज लोग नहीं रखते हैं। कारण इसका ये है कि क्वेश्चन जल्दी यहाँ से पूछता नहीं है, और जब पूछता है तो सीधा कट ऑफ गिरा देता है एकदम नीचे एकदम। जब एक दो को भी पूछ दिया तो दिमाग खराब हो जाएगा इंसान का, क्योंकि यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे पेंटिंग्स वगैरह से, है ना, कि आपका दिमाग उड़ा देगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। एक ही क्लास में हमने कोशिश किया है कि बिहार के आर्ट एंड कल्चर को, संपूर्ण कल्चर को समाप्त किया जाए एक तरह से, है ना। आमतौर पर देखिए, बिहार में आदिवासी निवास नहीं करते हैं। अगर एसटी की जनसंख्या बात करें बिहार में तो नगण्य है, ना के बराबर है। इसलिए जितने भी बिहार के आर्ट एंड कल्चर थे एक तरह से जो आदिवासियों से जुड़े हुए थे, वो झारखंड में चले गए, और एक तरह से झारखंड में हम लोग बहुत बेहतर तरीके से आर्ट एंड कल्चर को पढ़े हैं। आपने अगर नहीं देखा है झारखंड का वीडियो, अगर आप झारखंड से हैं तो आप झारखंड का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, सारा चीज़ का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आइए हम बिहार के आर्ट एंड कल्चर यानी बिहार के कला और संस्कृति को आज शुरू करते हैं, और उसके बाद इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। हम लोगों ने इसको 3 या 4 खंड में बांटा है, और बेसिकली 3 या 4 खंड में ही पढ़ के आर्ट एंड कल्चर की समाप्ति हो जाएगी, और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं कुछ कुछ निकलेंगे यहाँ से, जिसको आपको नोट्स भी करते चलना है। जैसे एक पार्ट है आपका प्राचीन कला का और मध्य कला का, यानी कि कला का है जो कलाकृति प्राचीन काल में की गई। ऐसे तो प्राचीन भारत जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी बताया जाएगा कला संस्कृति के बारे में, लेकिन बिहार से संबंधित क्या क्या कला संस्कृति है जो बिहार से प्राप्त हुए। दूसरा है बिहार की चित्रकला, और तीसरा है बिहार का संगीत और नृत्य कला, और चौथा हो जाएगा दोस्तों बिहार में प्रसिद्ध मेले। आमतौर पर मेले बहुत सारे बिहार में, लेकिन अब होली का मेला, दिवाली का मेला, सब है कुछ के तो मेले लगता है ना। हम लोग गांव तरफ दिवाली का भी मेला लगता है, सब नाच देखने जाता है। मेला देखने जाता कहाँ है? सब गया नाच देखने के लिए, नाच देख के आया, है ना। बाप भी वही नाच देख रहा है, बेटा भी वही नाच देख रहा है। गलती से घर का कोई महिला भी पहुंच गई तो वही नाच, वो भी नाचे देख रही। मेला घूमने का तो सेंस है ही नहीं, समझिए इस बात को, है ना। तो महत्वपूर्ण मेले जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एफर्ट हम लोगों ने लगाया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें और चैनल में बने रहे, ताकि आपको आगामी आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलते रहे, है ना। आइए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार में पाए गए मौर्य कला के अवशेष, या तो फिर मध्यकालीन कला के कुछ अवशेष जो बिहार में पाए गए, जहां से हम पता कर सकते हैं कि बिहार में मौर्य कला के से संबंधित कौन कौन से चीज़ें, कहाँ से अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए, उन स्तंभों की क्या क्या विशेषता थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि बिहार के मौर्य कला के अवशेष दोस्तों पटना, राजगीर और गया से प्राप्त हुए, है ना। पटना, राजगीर और गया से प्राप्त हुए। इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और वैशाली का इलाका में भी प्राप्त हुआ। आपको देखते चल जाना है ना। पटना के कुम्हरार में एक विशाल कक्ष पाया गया। पटना जिला में कुम्हरार नाम का एक जगह है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बड़ा प्रसिद्ध है कुम्हरार। अगर मैं अभी प्राचीन भारत बिहार का पढ़ाऊंगा, प्राचीन बिहार, तो उसमें कुम्हरार की विशेष चर्चा मिलेगी। तो पटना के कुम्हरार में एक विशाल कक्ष मिला जो पता चलता है कि मौर्य काल का था, और सबसे खासियत इसकी यही है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें 80 स्तंभ थे, और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि 80 स्तंभ महल बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ। तो पटना के कुम्हरार से 80 स्तंभ महल प्राप्त हुआ था दोस्तों, है ना। अब देखिए, अशोक के कुछ स्तंभ बिहार में मिले हैं। लगभग अशोक के 4 जगह से स्तंभ प्राप्त हुए। आपसे ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि अशोक के जो स्तंभ थे, जो उन्होंने स्तंभ लेखन किया, है ना, वो बेसिकली
बिहार के किन 4 स्थानों से प्राप्त हुए? तो वो 4 स्थान है, देखिए लौरिया, नंदनगढ़, ये सब सारे के सारे पर्यटक स्थल हैं दोस्तों। आप जाके घूमना चाहिएगा तो बेहतरीन जगह है, आप घूमें, कभी आए बिहार में आप, स्वागत है आपका, है ना। ध्यान दीजिएगा कि लौरिया, नंदनगढ़ पश्चिमी सिंहभूम बोल रहे बार बार, पश्चिमी चंपारण में है। लौरिया अरेराज पश्चिमी चंपारण में ही है, ठीक है। रामपुरवा पूर्वी चंपारण में है और बसाड़ वैशाली में है। यानी लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा और बसाड़, इन 4 स्थानों से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा खासियत क्या है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कि आपने देखा होगा कि अशोक के सारे स्तंभ लेखों के ऊपर सिंह का साइन होता है, सिंह को दिखाया गया है, शेर को दिखाया गया है। लेकिन रामपुरवा स्तंभ लेख में दोस्तों एकदम बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है, रामपुरवा स्तंभ लेख में सिंह नहीं बल्कि सांड को प्रदर्शित किया गया है। किसको? सांड को प्रदर्शित किया गया है, बैल को प्रदर्शित किया गया है सिंह के स्थान पर, ठीक है। 2 यक्षों की मूर्तियां प्राप्त हुई पटना से, 2 जैन मूर्ति प्राप्त हुए पटना के लोहानीपुर से। दोस्तों एकदम याद रखते जाना है, प्राचीन भारत में ये सब की चर्चा हम करेंगे, प्राचीन बिहार में चर्चा करेंगे इसकी। 2 स्त्रियों की मूर्ति प्राप्त हुई दीदारगंज में। इससे पता चलता है कि उस समय स्त्रियों की कलाकृति भी होती थी, उनके शरीर की बनावट की कलाकृति होती थी। दीदारगंज पटना से प्राप्त हुए हैं, है ना। अब देखिए बराबर की गुफाओं की चर्चा हम लोग करेंगे दोस्तों। बराबर की गुफाएं देखिए बेसिकली मौर्य कला का नमूना तो है ही, लेकिन बराबर की गुफाओं के बारे में थोड़ा सा प्राचीन जानकारी भी आपको होना चाहिए कि बराबर की गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया था, सम्राट अशोक ने। और इन बराबर की गुफाओं में अशोक के साथ साथ उनके पुत्र दशरथ की व्याख्या मिलती है। याद रखना, आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बराबर की गुफाओं में अशोक के अलावा उनके किस पुत्र की व्याख्या मिलती है, तो उनके पुत्र दशरथ की व्याख्या मिलती है। ये आजीवकों के लिए बनाया गया गुफा था जो अशोक ने बनवाया था। आजीवक संप्रदाय भी फली फूली उस समय, बौद्ध धर्म के साथ, जैन धर्म के साथ आजीवक संप्रदाय भी फला फूला, जिसके प्रणेता मक्खली गौसाल थे। और इन्हीं के सम्मान में आजीवकों के लिए, जो आजीवक दौरा करते थे, घूमते फिरते थे, विहार करते थे, उनके लिए ये बनाया गया था। किसी बौद्ध धर्म या बौद्ध मठ ये नहीं है, ये बल्कि अशोक ने आजीविकों के लिए बनाया था बराबर की गुफाएं, जो मौर्य कला का एक उत्तम नमूना है। अब थोड़ा सा मध्यकालीन कला के बारे में जान ले दोस्तों, तो थोड़ा बहुत कब्र वगैरह बनाए गए, दरगाह वगैरह बनाए गए, जैसे में मलिक बया का मकबरा है ना। मलिक बया का मकबरा 1353 में बिहार शरीफ में बनाया गया। इसी को कहा जाता है कि ये गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का नकल है। आप कभी बिहार शरीफ जाएं तो आप इसको देखेंगे, और गयासुद्दीन तुगलक का अगर आप मकबरा देखिएगा तो लगभग दोनों सेम दिखेगा आपको। गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का इसको नकल कहा जाता है, मलिक बया के मकबरे को 1353 में बिहार शरीफ में। शाह दौलत का मकबरा ये मनेर में बना एक तरह से, और मनेर में इसको बनाया गया था जहांगीर के समय 1617 में। इब्राहिम खां काकर के द्वारा, उस क्षेत्र के वो बड़े अधिकारी थे, उन्हीं के द्वारा, इब्राहिम खां काकर के द्वारा शाह दौलत का मकबरा मनेर में बनाया गया। ये कुछ मध्यकालीन नमूने थे जो आपको देखना है। बाकी प्राचीन बिहार में आप सारी चीज़ को पढ़िएगा। आइए जानते हैं बिहार की चित्रकला के बारे में, है ना। तो बिहार की चित्रकला में देखिए थोड़ा सा हम इसके परिचर्चा कर ले इसका, कि बिहार की चित्रकला में 2 पेंटिंग्स का बड़ा है योगदान। एक आपको पटना कलम मिलेगा, दूसरा मधुबनी चित्रकला, या इसी को मिथिला पेंटिंग के नाम से जानते हैं हम लोग, है ना। तो मिथिला पेंटिंग या मधुबनी चित्रकला के बारे में आप जानते ही है, देश विदेश तक इसकी व्याख्या रही, और देश विदेश तक व्याख्या रहने के बावजूद भी, है ना, पद्म श्री से लेकर बहुत बड़े बड़े सम्मान यहाँ की औरतों को मिले, यहाँ की स्त्रियों को मिले जो इन पेंटिंग से संबंधित थी, है ना। यहाँ तक कि अभी आइएगा तो इसके जापान में भी चर्चा मिलते हैं। आइए जानते हैं हम लोग पटना कलम के बारे में। देखिए दोस्तों, पटना कलम में मुगल और ब्रिटिश दोनों के आपको अवशेष मिलेंगे, कि मुगल और ब्रिटिश दोनों कलाओं का सम्मिश्रण मिलेगा पटना कलम में। पटना कलम बेसिकली था क्या, देखिए ये चित्रकारिता था, एक प्रकार का लघु चित्र की श्रेणी में इसको रखा जा सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि पटना कलम को आप बृहद चित्रकला की श्रेणी में रखेंगे कि लघु चित्रकला की श्रेणी में रखेंगे, तो लघु चित्रकला की श्रेणी में हम लोग इसको रखेंगे। ये कागज और हाथी के दांत पर बनाए जाते थे चित्र, याद रखिएगा, किसका प्रयोग करके, कागज और हाथी का दांत का प्रयोग करके ये चित्र बनाए जाते थे। एक एक पॉइंट आपके लिए संजीवनी है, इस संजीवनी को आप पीते रहें और चिरंजीवी बनते रहें।
है ना, ध्यान दीजिएगा। हाथी के दांत और कागज पर यह बनाया जाता था चित्रकारिता। इसके प्रमुख चित्रकार में दोस्तों सेवक राम, हुलास लाल, शिवदयाल लाल और ईश्वरी प्रसाद। सेवक राम से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सेवक राम बिहार के किस चित्रकला से संबंधित थे, तो पटना कलम चित्रकला से संबंधित थे। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें मधुबनी पेंटिंग का, या इसी को मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि मधुबनी पेंटिंग में दोस्तों, है ना, मधुबनी पेंटिंग का जो केंद्र रहा वो मधुबनी, सिमरी, लहरिया सराय रहा। ये तीन प्रमुख है। रांची वगैरह में भी इस मधुबनी पेंटिंग का केंद्र है, लेकिन चूंकि मधुबनी हमारे बिहार में है तो इस लिहाज से मधुबनी जो है बड़ा प्रसिद्ध रहा मधुबनी पेंटिंग के लिए। इसी को मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। इसके कलाकार प्रमुख है दोस्तों, देखिए पद्म श्री सिया देवी, कौशल्या देवी, और अभी 2021 में पद्म श्री प्राप्त हुआ मिथिला पेंटिंग के लिए दुलारी देवी को, है ना। ये करंट अफेयर भी आपको कि बिहार के किस मिथिला पेंटर्स को, किस स्त्री को मिथिला पेंटिंग के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, तो दुलारी देवी को सम्मानित किया गया है। करंट अफेयर के साथ साथ ये आर्ट एंड कल्चर का भी सेक्टर है आपका, है ना। आप देख रहे होंगे सिर्फ महिलाएं दिख रही हैं यहाँ पर पेंटिंग में, तो हाँ, विशेष तौर पर ये महिला विशेष ही पेंटिंग है जिसको महिलाएं निर्मित करती है और बनाती है। अगर आप बात कीजिएगा कि इसके दो प्रकार होते हैं मिथिला पेंटिंग के, या तो फिर मधुबनी पेंटिंग के, एक को बोलते हैं भित्ति चित्र और दूसरा को बोलते हैं अरिपन। बेसिकली भित्ति चित्र किसको बोलते हैं सो समझ लीजिए, जो एक तरह से घर की सजावट के लिए, कोहबर के लिए या कोनों की सजावट के लिए बनाया जाता है। जैसे देखिए कोना में बना दिया फूल पत्ती, उसको भित्ति चित्र, मतलब भित्ति का मतलब दीवार पर बनाया गया, उसको भित्ति चित्र बोलेंगे। कोहबर आप समझते हैं, कोहबर का मतलब आप समझते होंगे, जब नवविवाहित जोड़ा आता है घर में तो नहीं लिखा जाता है, मतलब कि कुछ कुछ चित्र वगैरह बनाए जाते हैं उनके जो प्राइवेट रूम होते हैं उनमें, है ना, ये संगी लिख के, ये संगी लिख के बनाया जाता है, तो बेसिकली उसी को कोहबर बोला जाता है। तो कोहबर चित्रकला भित्ति चित्रकला में मधुबनी के लिए प्रसिद्ध है। कोणों की सजावट, घर की सजावट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अरिपन का बात करें तो आंगन और चौखट में इसका निर्माण किया जाता है। एक तरह से आंगन और चौखट में, जैसे आज देखिए अरिपन बदल गया किसमें, स्टिकर में। आप दिवाली में देखते होंगे कि सब स्टिकर बेचने के लिए आता है, गोल गोल चरकुट चरकुट पूरा बेचने के लिए आता है, और आप लेकर सीधा साट देते हैं। इससे कलाकारों क्या मनोबल घटता है दोस्तों। जो आप 5 रुपये में लेकर साट देते हैं ना, वो तुरंत खराब हो जाएगा। उसमें उतना बढ़िया चित्रकारिता कहाँ जो मधुबनी चित्रकला में, है ना। इन चित्रकारों को हमें बढ़ावा देना चाहिए, और चूंकि सरकार भी बहुत प्रयत्न कर रही है इसलिए पद्मश्री वगैरह इन्हें मिलते हैं। कुछ पैसा से भी योगदान हो जाता है इनका, दूसरा नाम भी बनता है इनका, है ना। तो खैर ध्यान से समझिएगा, चौखट और आंगन में ये बनाए जाते हैं अरिपन, जो किसका प्रकार है, एक तरह से मधुबनी चित्रकला का प्रकार है। शशिकला देवी का नाम आपको याद रखना है। शशिकला देवी मधुबनी चित्रकला की पहली कलाकार थी जिनकी प्रदर्शनी जापान में हुई थी। सोच लीजिए, जापान में प्रदर्शनी मधुबनी चित्रकला का इन्होंने किया था, है ना। और एक शहर का नाम आता है तोकामाची, जो जापान में है, तोकामाची। मधुबनी चित्रकला का संग्रहालय यानी म्यूजियम खोला जा रहा है जापान में। बताइए, जापान के लोग म्यूजियम खोल रहे हैं, जर्मनी के लोग संस्कृत को पढ़ रहे हैं, और भारत के लोग मधुबनी चित्रकला को भूल रहे हैं और संस्कृत को दरकिनार करके इंग्लिश सीख रहे हैं। ये हमारी विडंबना है। जब लोग गाँव में लौटने के लिए आ गए तब हम लोग लंदन जाने के लिए सोच रहे हैं, है ना। ये हमारी विडंबना है कि हम अपने देश की क्वालिटीज़ को नहीं देखते हैं, बल्कि दूसरे देश की क्वालिटीज़ को अपनाना चाहते हैं, जो कि हमसे कहीं बुरी है ना। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये मिथिला पेंटिंग संग्रहालय कहाँ खुला है, तोकामाची जापान में। आपको बहुत बेहतर तरीके से याद रखना है। उसके बाद दोस्तों बिहार के संगीत और नृत्य कला की कुछ बात करें तो आमतौर पर देखिए संगीत और नृत्य कला आदिवासियों के साथ झारखंड में चला गया। आदिवासी यहाँ पाए नहीं जाते, लेकिन फिर भी ठुमरी, कीर्तनिया और रामलीला जैसे, ठुमरी, कीर्तनिया और रामलीला जैसे नृत्य कलाएं और संगीत कलाएं का उद्भव यानी जन्म बिहार से हुआ है, हमारे पावन धरती से ही हुआ है ना। याद रखना आपको। अब बिहार के कुछ मेले की चर्चा करें। आमतौर पर देखिए यहाँ से क्वेश्चंस पूछने की संभावनाएं ना के बराबर बनती है, लेकिन जब कभी पूछा जाए तो दिमाग हिला देगा आपका। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैंने यही प्रण लिया है कि संपूर्ण तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाए। और बिहार के मेलों से संबंधित आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वैशाली का मेला चैत्र शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी को लगता है। ये क्यों लगता है,
ये वैशाली में लगता है दोस्तों, लुम्बिनी में, एक तरह से महावीर के जन्म स्थान पर लगता है। जहाँ पर महावीर का जन्म हुआ था, जैनियों के 24वें तीर्थंकर, उनके जन्म स्थान पर यह वैशाली का मेला लगता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। हरिहर क्षेत्र का मेला, अब देखिए हरिहर क्षेत्र का मेला से बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, भारत के भूगोल तक इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा मेला, तो हरिहर क्षेत्र का मेला। बेसिकली ये गंगा और गंडक के संगम पर है, सारण क्षेत्र में पड़ता है ये दोस्तों, है ना। सोनपुर का मेला इसी को कहा जाता है, 1 माह तक लगातार चलता है। आप कोई भी जानवर जो आप अपनी आंख से देख सकते हैं, सोच सकते हैं, वो लगभग हर जानवर इस सोनपुर मेला मिलेगा। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, हाथी तक बिकता है यहाँ, आप सोच लीजिए, है ना। गाय भैंस तो एक से एक बिकता है, करोड़ों तक का गाय भैंस यहाँ बिकेगा। एक टाइम में 20-20 लीटर 40-40 लीटर दूध करने वाला भैंस, है ना। तो एक से एक एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला हमारे बिहार में 1 माह तक लगातार चलता है, गंगा गंडक के संगम पर है दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा का मेला, बेसिकली इसी का ये क्या है, पूरक है। कार्तिक पूर्णिमा का मेला होने के बाद ही सोनपुर का मेला प्रारंभ हो जाता है, जिसको हम लोग हरिहर क्षेत्र का मेला बोलते हैं, ठीक है। जानकी नवमी का मेला, देखिए दोस्तों, ये चैत्र शुक्ल पक्ष के नवमी को होता है। आपको मालूम है कि जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ, उसी दिन उनकी अर्धांगिनी का भी जन्म हो गया, सीता का, है ना। और जनकपुर कहाँ पड़ता है, तो जनकपुर नेपाल में पड़ता है, लेकिन सीतामढ़ी में राजा जनक आए थे और हल चलाए थे। हल चलाने के बाद सीता जी निकली, इसलिए सीतामढ़ी सीता का जन्मस्थली कहा जाता है। और सीता जी के जन्मदिन के दिन ही, आमतौर पर यही रामनवमी भी है, सीता जी के जन्म के उत्सव में ही ये जानकी नवमी का मेला लगता है। सीतामढ़ी का बेसिकली ये मेला है। पूछा जाएगा आपसे कि जानकी नवमी का मेला कहाँ लगता है, तो सीतामढ़ी में, है ना। सौराठ का मेला, सौराष्ट्र नहीं, सौराठ का मेला, ये मिथिलांचल में लगता है। इस मेले का देखिए बड़ा विशेषता है दोस्तों, है ना, बड़ा विशेषता है। इस मेले का आयोजन ही इसलिए किया जाता है कि जवान लड़का लड़की यानी नवयुवक और नव युवती जाएं, और वहीं पर ही क्या होता है, उनके माता पिता भी जाते हैं, वहीं पर ही 10 गो लड़का घूम रहा है, 100 गो लड़का घूम रहा है, 20 गो 25 गो 100 गो लड़की घूम रही है, ठीक है। उसी में पसंद किया जाता है कि देखिए हमको ये लड़का पसंद, देखिए हमको ये लड़की पसंद है ना। और उसी में पसंद करके वहीं पर ही तय तमन्ना करके वहीं पर ही बात हो जाता है, शादी का सेट हो जाता है। यानी मेला में जाइए, लड़का पसंद कीजिए, लड़की पसंद कीजिए, वहीं पर ही शादी सेट होगा, बाकी विवाह आप कीजिए। तो इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी मेला में जा कर के और अपना वर या वधू को चुन सकते हैं। यही है सौराठ का मेला, मिथिलांचल में ये लगता है दोस्तों, बहुत बेहतरीन। पितृपक्ष का मेला, इससे कोई अनभिज्ञ नहीं है, और ये क्वेश्चन सिर्फ बिहार के स्तर पर ही नहीं, भारत के स्तर पर पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा पिंडदानियों का मेला है ये। अपने पितरों के वैकुंठ निवास के लिए, अपने पितरों के मोक्ष के लिए लोग दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं, और ये आश्विन माह के 15 दिन तक चलता है। और जैसा ही ये खत्म होगा उसके बाद ही आपका दुर्गा पूजा स्टार्ट हो जाता है, कलश स्थापना हो जाती है दोस्तों। गया में बेसिकली लगता है ये पितृपक्ष का मेला, बहुत बड़ा मेला है गया में, है ना, गया में लगता है। खैर, आशा करते हैं कि आर्ट एंड कल्चर का, बिहार के कला और संस्कृति का ये क्लास आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा दोस्तों, है ना। अगर अच्छा लगे तो आपके समर्थन की अपेक्षा हम भी करते हैं। शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारी कमियों को ही बताएं, ठीक है, हमारी कमियों को ही बताएं, ताकि आपसे सीखकर हम आगे इस क्लास को बढ़ा सकें। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि, दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।